नमस्ते छात्राओं, मैं देशपांडे सर। मुझे देखकर आप तो पहचान गए होंगे। आज हम इतिहास और राजनीति शास्त्र के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास इतिहास की जो टेक्स्ट बुक है वह है। सबसे पहले मैं उस टेक्स्ट बुक की मुख्य पृष्ठ और जो बैक पेज है उनकी जानकारी आपको देता हूँ। यहाँ पर जो किताब है उस किताब का ये मुख्य पृष्ठ है। उस मुख्य पृष्ठ पर आपने देखा होगा जो हमारे पास इतिहास और राजनीतिक विज्ञान कक्षा 10वीं ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो कुछ चेहरे आप मुख्य पृष्ठ पर देख रहे होंगे उसमें से आप पहचानते होंगे कि ये हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले है। उसके बाद अजंता की गुफाओं के संदर्भ में है। ये हमें लुरु में प्राप्त हुए वाला एक शिलालेख है। उसके नीचे ये छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में जो संग्रहालय मुंबई में स्थित है वो है। ये एलोरा की जो गुफा है उसके संदर्भ में यह एक शिलालेख प्राप्त हुए वाला शिलालेख है। ये इंग्लैंड की जो हमारे क्या कहते हैं उसको संग्रहालय है उसका एक चित्र दिए वाला है। ये यहाँ पर दिए वाला है जो हमारे कार्ल मार्क्स है उनके संदर्भ में है। ये जो शिलालेख मैसेडोनिया में प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर यह जो हमारे पास मोनालिसा का चित्र है, नीचे ताजमहल आपको दिख रहा है और उसके उपरांत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुस्तक का जो गाव है पिलार में उसका चित्र हमें दिखाई देता है। अब बैक पेज की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर बैक पेज पे राजनीति शास्त्र के संदर्भ में जानकारी है। ये जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर का चित्र हमें दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो चित्र है ये आधुनिक ईवीएम मशीन का दिया गया है। उसके बाद वसुंधरा को जो हम संजोगे इसके संदर्भ में संदेश देने वाला चित्र यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके बाद ये तो आप सभी जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में हमारे जो नई सरकार स्थापित हुए वाली 2014 में उनके द्वारा लाया गया है ये चिन्ह है। उसके बाद हमारे भारत के पहले जो मतदार है उनका ये चित्र है। और उसके बाद हमारी पुरानी ईवीएम मशीन जो ईवीएम मशीन में मतदान प्रक्रिया में जो बदल हुआ है उसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। आज हम इतिहास इस विषय के अध्ययन की शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ आपके मेरे पीछे एक ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है। उसमें हमारे जो पहला पार्ट है उसकी जानकारी और उसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे दिए वाले हैं। अब इस 4 मुद्दों के आधार पर हम पहला पाठ यहाँ पर अध्ययन करने वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पाठ है इस पाठ की जो नाम है इतिहास लेखन पाश्चिमात्य परंपरा। इतिहास लेखन की 2 परंपराओं के संदर्भ में एक पाश्चिमात्य परंपरा और एक भारतीय परंपरा। एक दूसरा जो पाठ है उसके संदर्भ में हम भारतीय परंपराओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस पाठ में छात्राएं हम पाश्चिमात्य परंपराओं की जानकारी प्राप्त करें। अब परंपरा लेखन की परंपरा लेखक की किस विषय पर लेखन होता है आपने देखा होगा। इतिहास के कई साधन होते हैं, हमने 9वीं में उसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। जो साधन होते हैं उन साधनों के माध्यम से हम इतिहास को लिखते हैं और वह उचित इतिहास समग्र मनुष्य प्रजाति के लिए जाति के लिए यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो इतिहास सर्वकालीन होता है, जो इतिहास के साधन पुख्ता होते हैं, जिस इतिहास की लेखन की परंपराएं या लेखन शैली जो होती है वह सही मायने में सटीक होती है, उस इतिहास को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त होती है। अन्यथा इतिहास हमने देखा है कि इतिहास के जो साधन होते हैं वह साधन किस प्रकार से होते हैं उसके ऊपर हम उस इतिहास की सत्यता पर हमें निर्भर करना पड़ता है। यहाँ पर जो इस प्रथम पाठ में हम इतिहास लेखन की परंपराओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 1.1 जो मुद्दा दिए वाला यहाँ पर इतिहास लेखन की परंपरा। अब इतिहास लेखन की परंपराओं में किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है, किन बातों पर ध्यान दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि घटनाओं के बीच क्रमिक संगति बिठाकर उनका आकलन करना। क्रमिक संगति बिठाकर उनका आकलन करना है। अब संगति बिठाकर का मतलब होता है कि हमें उचित इतिहास का अध्ययन करते समय वो इतिहास विशेष तौर से उसका अनुसंधान, विशेष तौर से लेखन अध्ययन इनके संदर्भ में या निरंतर और अखंड रूप में चलने वाली ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कैसी है? इतिहास लेखन की प्रक्रिया एक
समय खत्म होने वाली है क्या? नहीं, ये निरंतर और अखंड चलने वाली है। जैसे कि हम देखते हैं कि हाल ही में कई घटनाएं हमने ऐसी देखी है कि कुछ हमारे पास पुख्ता सबूत प्राप्त होते हैं, जैसे शिलालेख प्राप्त होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कुछ पुराने दस्तावेज प्राप्त होते हैं, किसी राजा ने किसी राजा को लिखे वाले खत प्राप्त होते हैं, उनके कहीं पर वो होते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, और उन प्राप्त जो दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों के माध्यम से हमारे पास नई नई जानकारी प्राप्त होती है। तो वह घटनाएं बहुत बार घटना हुए वाली होती है, लेकिन वो कब हुई, किस प्रकार से हुई, इसके बारे में हम सच में नहीं बता सकते। ऐसा कहते हैं कि एक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। ऐसा कहते हैं कि जालना शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज एक बार नहीं 2 बार आ चुके हैं। हम जालना शहर छत्रपति शिवाजी महाराज के उस समय की घटनाओं को कथित तौर पर तो बताता है, लोग कहते हैं कि शिवाजी महाराज आए थे, लेकिन आज भी हमारे पास उसकी तिथि के संदर्भ में, उसकी जो तारीख है उसके संदर्भ में हम बता सकते हैं आ चुके, आकर गए हैं, लेकिन कौन से दिन आए थे, किस तिथि को आए थे, इसके संदर्भ में अभी भी कई जानकारों के बीच में एक मत नहीं है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इतिहास का लेखन किया जाता है। वैसे हम देखते हैं कि इतिहास के लेखन की परंपराओं में वैज्ञानिक ज्ञान शाखाओं में उपलब्ध ज्ञान की सत्यता की पड़ताल करने हेतु प्रयोग किया जाता है। आपको मालूम है विज्ञान और इतिहास के संदर्भ में हम विज्ञान की यदि जानकारी लेंगे तो विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, वो सिद्ध होता है और हम उसको मान लेते हैं। लेकिन इतिहास की कुछ संदर्भ तथ्यों को पुनः पुनः सिद्ध करना संभव है नहीं है। इतिहास के तथ्यों को संभव करना संभव है क्या? नहीं। विज्ञान को संभव है, लेकिन इतिहास को संभव है क्या? नहीं। तो इतिहास के प्राप्त दस्तावेजों के माध्यम से हम उसके ऊपर राय रख सकते हैं, बता सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना हो चुकी है। अब वो घटना है हमें इतिहासकारों अध्ययन कर विशेष तौर से अनुसंधान कर लेखन कर पाठकों के सामने लाना पड़ता है, छात्राओं के सामने लाना पड़ता है। और इस प्रकार से अब इस कला, इस जो शैली है, इस शैली में हम कई शोध कार्य करते हैं और उनके माध्यम से हम घटित घटना जो हो चुकी है उन घटनाओं का जो हमारे पास सबूत है, जो उनका निरीक्षण कर उनके ऊपर अध्ययन कर उनका विश्लेषण कर वो घटनाओं को हम सार्वत्रिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम कुछ दस्तावेज जो होते हैं हमारे पास किस भाषा में लिखे वाले होते हैं, उस समय की प्रचलित जो भाषा होती है उस प्रचलित भाषा में होते हैं। जैसे आज हम देखेंगे कि कई शिलालेख आज पढ़े भी नहीं जा सकते। जैसे कि हमें पता है सिंधु संस्कृति का जब उत्खनन हुआ था, उस उत्खनन में सिंधु संस्कृति हमें मिली थी और सिंधु संस्कृति उत्खनन में मिलने के बावजूद भी उसके जो शिलालेख है वो आज भी हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन यदि वो पढ़े जाएंगे, उस शिलालेख के संदर्भ में जो भाषा है, जो लिपि है, वो यदि पढ़ने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे तो हमें उस समय और कुछ जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर इस प्रकार की घटित घटनाओं के संदर्भ में जो हमें नई नई उपलब्ध जानकारी होती है, जैसे उस समय के कागज, उस समय की मुद्राएं, उस समय के पत्थर, उस समय के जो ताम्रलेख है, शिलालेख है, उसके आधार पर वो कालखंड कौन सा हो सकता है, वो कब हो सकता है, घटना कब हो चुकी है, उसके निष्कर्ष तक हम पहुंच सकते हैं। उनके निष्कर्ष तक पहुंचने के प्रयास करते हैं और करीबन जो लेखक होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उन तक वह पहुंच जाते हैं। उसके उपरांत हम यहाँ पर एक विस्तृत जानकारी और ये भी ले सकते हैं कि इतिहास के अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न ज्ञान शाखाएं और संस्थाएं हैं। अब इतिहास का अध्ययन करने के लिए कई ज्ञान शाखा है, उसके माध्यम से इतिहास लेखन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ नामों का मैं उल्लेख करता हूँ, जिसमें पुरातत्व अभिलेखागार है, हस्तलेखों
अथवा पांडुलिपियों का अध्ययन है, पुराभिलेख है, अक्षर आकार है, अक्षर आकार विज्ञान, भाषा रचना विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, वंशावली का अध्ययन इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसकी वंशावली है, किस राजा की है, कौन से शताब्दी से कौन से शताब्दी तक है। उसके उपरांत अभिलेखागार, जो पुरातत्व हस्तलेखा जो होते हैं वो अभिलेखागार, तो यह एक महत्वपूर्ण साधन है इतिहास के अध्ययन का। उसके बाद पांडुलिपियों का अध्ययन करना, जो हमारे पास पांडुलिपियां है उसका अध्ययन करना है। अब इतिहास, इसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इतिहास लेखन की परंपराओं के संदर्भ में 1.1 का जो मुद्दा यहाँ पर दिया गया है कि इतिहास लेखन की परंपरा कौन सी है। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययन पूर्वक अनुसंधान कर भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति अथवा संरचना किस प्रकार की जाती है, यह हमने देखा है। इतिहास की इस प्रकार प्रस्तुति अथवा संरचना करने के लेखन पद्धति को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। एक प्राथमिक जो परिभाषा हम करते हैं, भूतकालीन घटनाओं का जो लेखा जोखा होता है उसे हम इतिहास कहते हैं, भूतकालीन घटनाओं का जो लेखा जोखा। अब इतिहास की किस प्रकार की प्रस्तुति अथवा रचना करने की लेखन पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं, तथा इतिहास की इस प्रकार अध्ययन पूर्ण प्रस्तुति अथवा संरचना करने वाले अनुसंधानकर्ता को इतिहासकार कहते हैं। किसे कहते हैं? इतिहास की जो नई पद्धति है, जो नए अनुसंधान करते हैं, जो नए विचारों को रखते हैं, उसके पुख्ता सबूत हम हमारे सामने रखते हैं, उन सारी बातों को, उनको हम इतिहासकार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि विश्व की प्राचीन संस्कृति में इस प्रकार के इतिहास लेखन की परंपरा थी या नहीं थी। जैसे हम देखते हैं कि विश्व की प्राचीन संस्कृति में हमें जो इतिहास लेखन की परंपराओं के संदर्भ में, वैचारिक दृष्टिकोण के संदर्भ में, लेखन शैली की निर्धारितता करते समय हमें थी या नहीं, इस विषय पर यदि हम देखेंगे तो विश्व की इतिहास की प्राचीन संस्कृतियों में इस प्रकार की इतिहास लेखन की परंपरा, किस प्रकार की, जो लिखकर रखने की परंपरा थी, वो लगभग नहीं के बराबर हमारे पास उपलब्ध होती है। लेकिन उसका अर्थ हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों को भूतकाल का बोध अथवा उनमें जिज्ञासा नहीं थी। भूतकाल का बोध रखने की परंपरा या जिज्ञासा उनमें नहीं थी, ऐसा नहीं हमने समझना चाहिए। हमें क्या समझना चाहिए? अपने बड़े बुजुर्ग लोगों द्वारा सुनी हुई हमारे पूर्वजों के जीवन, वीरता, पराक्रम की बातें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता उस समय भी अनुभूत होती थी। लेखन की परंपरा यदि नहीं होगी तो क्या होगा? लेकिन हम देखते हैं कि कई देशों में, विशेष तौर से मिस्र में, इजिप्ट में, जिनको हम कहते हैं चीन में, भारत में, हम देखते हैं कि बुजुर्ग द्वारा कहानियों का कथन किया जाता था, कहानियां स्पष्ट की जाती थी, बताया जाता था, और उन कहानियों के माध्यम से कई इतिहासों को हम खंगाल सकते हैं, खंगाला गया है, और उसके ऊपर के जो निष्कर्ष हमारे सामने आए हैं, यह भी एक पद्धति थी, यह भी एक तरीका था। और अपने जो वीर कथा है वह हमारे सम्मुख रखते थे। उन वीर कथाओं को, उनके माध्यम से हमारे पास हमारे प्राचीन इतिहास का गहन अध्ययन हम कर सकते थे, और किया गया भी है। यहाँ पर दिए वाला है, देखो कि गुफाओं में बनाए गए चित्र, स्मृतियों का संरक्षण करना, कहानी कहना, गीतों की शौर्य गीत गायन जैसी परंपरा विश्व की संस्कृति में अति प्राचीन समय में विद्यमान थी। आधुनिक इतिहास लेखन में उन परंपराओं का उपयोग साधनों के रूप में किया जाता है। ये परंपराएं थी लेखन की, इतिहास लेखन की। इन परंपराओं के संदर्भ में हम जैसे कहानियां कही जाती थी, गीत कहे जाते थे, गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हमारी जो नानी है, दादी है, वो हमें वो कहानियां बताती थी, वो गीत बताते थे, वो हम गाते थे, और आगे उसके संदर्भ में हम अगली पीढ़ियों को ज्ञान देते थे, और वो संजोगा जाता था,
रखा जाता था। इस प्रकार से उस समय की ये जो मौखिक परंपराएं थी, उन मौखिक परंपराओं के संदर्भ में हमने 9वीं की जो पाठ है उसमें देखा है कि मौखिक, लिखित, जो भौतिक जो साधन है, उन सारे के माध्यम से हम इतिहास को संभाल कर रखे थे और उसके बाद उसके आधार पर कई इतिहासकारों द्वारा इतिहास का लेखन किया गया। अब आधुनिक इतिहास के संदर्भ में आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की 4 प्रमुख विशेषता बताई गई है। अब ये तो पारंपरिक पद्धति हो गई, मैंने जो आपको सबसे पहले बताया, कौन सी कहानियां, कथाएं। लेकिन आधुनिक इतिहास किस आधार पर लिखा जाता था, उसके महत्वपूर्ण पहला घटक आता है कि यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। उसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। यह वैज्ञानिक पद्धति है। जैसे हम कहते हैं कि विज्ञान सिद्धता पर आधारित है, इतिहास साधनों पर आधारित है। यहाँ पर इतिहास की जो प्रस्तुति है वह वैज्ञानिक पद्धति से होती है। वैज्ञानिक आजकल हम सारी बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे पास प्राप्त हुए वाले एकादश शिलालेख है, दस्तावेज है, कौन से काल का है, ये हम विज्ञान के आधार पर उनकी विस्तृत जानकारी लेकर, साइंस का साथ लेकर हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी शताब्दी का है, ये पिछले 300 साल का है, 400 वर्ष पहले का है, 500 वर्ष पहले का है, या उससे कई ज्यादा है। हम आज उन सारी बातों पर, तथ्यों पर आधारित आज हम पुख्ता सबूत उनके सामने रख सकते हैं। ये आधुनिक इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण घटक आज बन चुका है। दूसरा घटक है कि ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात ये प्रश्न भूतकालीन विभिन्न मानवीय समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य, व्यापार के संबंधित होते हैं। इतिहास में उन कार्यों, व्यापारों का संबंध दैवी घटनाएं अथवा दैवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया नहीं जाता। अब जैसे इतिहास में उन कार्यों, व्यापारों का संबंध दैवी घटनाओं, जैसे हम यहाँ पर अब हम यदि आधुनिक इतिहास का लेखन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शायद आपको पता है कि इतिहास, मानव समाज, सारे घटक मात्रों का इतिहास के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करें। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि इतिहास यानी केवल लड़ाई है क्या? नहीं। तो फिर इतिहास यानी क्या? इतिहास यानी लड़ाई। अब इतिहास में यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि मानवीय समाज सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य, व्यापारी जैसे व्यापारों के संबंधित होते हैं। पुराने जमाने में हम देखते हैं कि हमारे देश के प्राचीनतम व्यापार यूरोप तक पहुंच चुका था, मिस्र तक था। हमारा जो साम्राज्य था, भारतीयों का जो साम्राज्य था, वह लगभग हमने देखा है कि कई अन्य देशों तक फैला हुआ था। ये आज हम कैसा कह सकते हैं, वहां पर जो विशिष्ट प्रकार के साधन होते हैं, विशिष्ट प्रकार की उपलब्ध जो वास्तुएं होती है, वहां पर उपलब्ध जो कुछ उत्खनन में या वहां पर जो प्राप्त साधन होते हैं, उन साधनों से निष्कर्ष लगाया जा सकता है कि नहीं, भारत का व्यापार, मानवीय समाज लेन देन कहां तक कर सकता था। ये पुख्ता जो घटक होते हैं, उन घटकों पर विज्ञान के माध्यम से आधुनिक इतिहास में स्पष्ट किया गया है। नहीं, कौन सा चलन, जैसे हम कहते हैं ना कि मानव के सबसे पहले जो चलन के रूप में हमने देखा था कि वस्तु विनिमय पद्धति थी, बाद में धीरे 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 उसके चलनों में बदल हुआ। जैसे हमने देखा कि जो गोधन था वो महत्वपूर्ण माना जाता था, उसके बाद धीरे 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 बहुमूल्य ऐसे वहाँ पर हीरे जवाहरात, उसके बाद कौड़ी एक साधन होता था, उसके बाद धीरे धीरे हर राजा के संदर्भ, यह एक पद्धति है, यह एक परंपरा है। अब ये मैंने आपको बताया काय के संदर्भ में बताएं, ये हमारे चलन के संदर्भ में। वैसे ही उस समय जो लिखावट होती है, जो आज हम जैसे पारंपरिक पद्धतियों में हम अध्ययन करते समय किस बात पर ध्यान देते थे, कथा कहानियों पर, वह दैवी कथा कहानियां होती थी। लेकिन आधुनिक इतिहास पर पुख्ता सबूत देखे जाते थे, विज्ञान का सहारा लिया जाता है, और जिसके आधार पर हम ठोस कह सकते हैं कि नहीं, ये घटना है, इस काल में हुई थी,
इस राजा के समय हुई थी, और इस प्रकार हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता है। कौन से? जो आधुनिक समय पर जो इतिहास लेखन हुआ है उसके पुख्ता सबूत होते, प्रमाण होते। किसी ने प्रश्न पूछा है तो हमारे पास ये प्रमाण है, देखो इसके संदर्भ में ये जो हमारा व्यापार था ये इस मिस्र के साथ हुआ था, हमारा व्यापार इजिप्ट के साथ हुआ था, हमारा व्यापार अन्य उस समय यदि हमारा देश अस्तित्व में था, हमारी संस्कृति अस्तित्व में थी, उस समय के राजा ने उनके साथ व्यापार किया था। लेन देन के जो साधन होते हैं वहाँ के हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उनके पास भी उपलब्ध होते हैं। कुछ वस्तुएं उपलब्ध होती है, कुछ शिलालेख उपलब्ध होते हैं, कुछ ताम्रपट उपलब्ध होते हैं, कुछ वहाँ पर दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, जिसके माध्यम से हम ये सबूत दुनिया के सामने रख सकते हैं और जिसके माध्यम से ये तर्क पूर्ण होता है, सुसंगत होता है। उसके बाद भूतकाल में मानव द्वारा किए गए कार्य व्यापार के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कौन सा? इतिहास के व्यापार के आधार पर मनुष्य ने किए वाली प्रगति। आपको मन में एक प्रश्न आता होगा कि इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपको पता है अभी लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन में क्या हुआ? एक इतिहास की घटना का आप एक घटक बन चुके हैं, बराबर। आप जब भी 50 साल के बाद, 60 साल के बाद किसी को लॉकडाउन के संदर्भ में बताएंगे तो वो कहानियां रहेंगी, लेकिन उस समय के छात्रों को लॉकडाउन का इतिहास यदि ढूंढना है, इतिहासकारों को ढूंढना है, आपके कहानियों के माध्यम से कुछ तथ्य होंगे, आप कुछ भूल गए होंगे, कुछ मन से लगाते होंगे, आपने सुनी सुनाई बातें वहां पर बताएंगे। लेकिन आज हमारे पास प्रिंट मीडिया है, आज हमारे पास जो महत्वपूर्ण साधन है, कौन से? जो घटक है, मोबाइल है, वर्तमान पत्र है, कहानियां हैं, किताबें हैं, आए वाली जानकारी है। इसके माध्यम से उस समय ये सब जो इतिहासकार है सही तथ्य निकालेंगे कि कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को लॉकडाउन हुआ था, उसका कारण क्या था, किस बीमारी के चलते लोग घरों में बैठे थे, उस समय सड़कों की स्थिति क्या थी। ये आपके लिए सबूत है। आज हम व्यापार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या इतिहासकार उस समय के बता रहे कि हमारे व्यापारी यहाँ से लेकर अन्य देशों के साथ व्यापार होता था। हमारी कश्मीर की जो शॉल है वो दुनिया में जाती थी, मसाले के पदार्थ दुनिया में जाते थे। हमने देखा है बार्थोलोमेव डायस से लेकर कई लोग भारत को खोजने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन वास्को दी गामा हिंदुस्तान की भूमि तक पहुंचा था। ये इतिहास के पुख्ता सबूतों के माध्यम से हम इन बातों को मानते हैं। उसी समय, उससे पहले, कई साल पहले भारतीयों का यूरोपियन देशों के साथ, पाश्चात्य देशों के साथ व्यापार था। लेकिन व्यापार कैसा होता था, कैसे जाते थे, जाने के लिए कौन से साधनों का इस्तेमाल करते थे, कौन सी वस्तुएं बेचते थे, किस प्रकार की वस्तुओं का आयात करते थे, उसके बदले में व्यापार की जो पद्धति होती थी वो कौन सी होती थी, वस्तु विनिमय का साधन होता था, पैसे दिए जाते थे, सोना चांदी दी जाती थी, या जड़े हीरे जवाहरात दिए जाते थे। इसके संदर्भ में आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, उस समय भारतीय व्यापारी विदेशों में व्यापार करते समय केवल हमारी वस्तुएं सोने के बदले में बेचते थे, चांदी के बदले में बेच सकते थे, हीरो के बदले में बेचते थे। ये हमें पता चलता है हम किस साधन का इस्तेमाल करते थे। जैसे मैं लॉकडाउन में हमने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए साधन नहीं थे, तो कई हजारों किलोमीटर हमारे जो प्रवासी मजदूर है वो पैदल निकले। उन्होंने कौन से साधन का इस्तेमाल किया? पैरों का इस्तेमाल किया, बराबर है। पुरानी परंपरा, क्योंकि आज साधन ही नहीं थे। आज यदि हम आधुनिक युग में इस प्रकार की बातों का चर्चा करते, सारे साधन बंद हो चुके थे तो हम जा नहीं पा रहे थे। तो उस समय दुनिया के देशों में जाने के लिए आधुनिक तंत्र ज्ञान का अभाव था, तंत्र ज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो भारतीय व्यापारी कैसे जा सकते थे? इतने दूर तक व्यापार के लिए सामान ले जाना इतना आसान तो होता नहीं था, वो हल्का फुल्का थोड़ी सामान होता था। हजारों टन माल वो लेकर जाते होंगे, तो उसके लिए लगने वाला जो जहाज है, बोट है, किस प्रकार से वो बनाते थे, तो इसका मतलब हिंदुस्तान में उस प्रकार की जो जहाज, बोट, नाव बनाने की यहाँ पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी,
वो कहाँ बनते थे, किस बंदरगाह पे बनते थे, कोई बंदरगाह था नहीं था, वो बंदरगाह कब स्थापित हुआ था, कौन से राजा के समय स्थापित हुआ था, किस राजा ने उस बंदरगाह को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया था, ये तंत्र ज्ञान उनको कहाँ से प्राप्त हुआ था। समुद्र में वो जाते थे तो उसी देश में, उसी राज्य में जाने के लिए, उसी महत्वपूर्ण द्वीप में जाने के लिए उनके पास दिशा बताने की, क्योंकि समुद्र में दिशा समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको वो ज्ञान कैसे था। तो इतिहास के उन आधुनिक तंत्र ज्ञान का ज्ञान हमें उस समय आधुनिक इतिहासकार उन सारी बातों का अध्ययन करते हुए वह हमें उस विषय की मुख्य धारा पर यानी विस्तृत जानकारी हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर दिए वाला देखो, इतिहास यह अब एक सामान्य बात है। अच्छा ठीक है, हम ये कौन से विषय में पढ़ रहे थे, हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, इसका भी कोई एक इतिहास होता है क्या? और यह एक विषय के तौर पर अध्ययन करना बड़ा जरूरी होता है, हो चुका था। फिर इतिहास, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यहां पर दिए वाला है देखो कि उपयुक्त विशेषताओं से युक्त आधुनिक इतिहास लेखन की परंपराओं के बीच प्राचीन ग्रीक अर्थात यूनानी इतिहासकार के लेखन में पाए जाते हैं। प्राचीन यूनान में आधुनिक इतिहास की लेखन की परंपराओं को हमें दिखती है। प्राचीन यूनान में ये इतिहास लेखन की परंपराएं हमें पाई जाती दिखती है। जैसे इतिहास, ये शब्द, अब इतिहास जो लोग इतिहास की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई इसके संदर्भ में बताते कि जैसे उसमें दिए वाला हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का है। उसके बाद 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार था। 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस, यानी आज से लगभग 1500 वर्ष पहले की हम बात करते हैं। कम समय नहीं छात्रों, हमारे घर में 10, 20, 30, 40 साल पहले के दस्तावेज नहीं मिलते। 1500 वर्ष पहले के हेरोडोटस के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उनके नाम के आगे आधुनिक इतिहास का जनक ये शब्द प्रयोग करना, या आधुनिक इतिहासकार जिसको हम कहते हैं, उनको बताना, यानी उनके बारे में विस्तृत पुख्ता सबूत हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पर दिए हुआ 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार था। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग अपने द हिस्ट्रीज इस ग्रंथ में लिखा। उसने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था द हिस्ट्रीज। यहाँ पर जो जो नाम आएंगे वह ध्यान रखिए, क्योंकि आगे जब आप साल के अंत में परीक्षा की तैयारी करते हैं उस समय, जैसे हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, कौन सा ग्रंथ लिखा था, द हिस्ट्रीज, ये आपको जोड़िए के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, रिक्त स्थानों में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो जब अध्ययन करते समय इस बात पर विशिष्ट ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। अब ऐसे ही यूरोप में एक नए व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नई व्यवस्था क्या थी, नई व्यवस्था किस प्रकार की थी, हमने आज ही एक इतिहास का एक घटक की शुरुआत की। कौन से घटक की शुरुआत की कि जो हमारा 10वीं का जो पाठ है, आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे, ये इतिहास का एक भाग बनने वाला है, बराबर। लेकिन कल हमने देखा, कल एक महत्वपूर्ण घटना इतिहास में हो चुकी है। कौन सी घटना हो चुकी है? कल 21 जून था, बराबर। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी था, बराबर। ये और 21 जून का महत्व आपको पता है। दुनिया भर में हम पिछले 6-7 वर्षों से इसको योग दिन के रूप में दुनिया भर मना रही है, लेकिन पहली बार सभी ने एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर योग दिन मनाया है। दुनिया भर में हमने एक नया आयाम दिया है। अब इतिहास में जब योग दिन के संदर्भ में चर्चा आएंगी तो योग हम तो भारत में करते ही है, लेकिन योग दिन की शुरुआत कब हुई थी? आपको यदि पूछा जाएगा तो आप तारीख बताएंगे कि इस तारीख को हुई थी।
2014-2015 से उसकी शुरुआत हुई थी और आज हम 6 साल से योग दिन मना रहे हैं। आप उसके संदर्भ में क्योंकि आपको ये 5-6 साल का इतिहास है, लेकिन जब आप उस समय कौन सी कक्षा में थे? 6 साल के पूर्व हम उस समय 5वीं या 6ठी कक्षा में थे। तब कई छात्राओं को ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि योग दिन दुनिया भर में कब मनाया जा रहा है। यदि 6 साल के संदर्भ में हम किंतु परंतु करते हैं, यदि हम 1500 वर्ष पहले के हेरोडोटस के इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना है और उसके सबूत हमारे पास उपलब्ध होते हैं, तो इतिहासकार उसका संपूर्ण अध्ययन करते हैं। और ऐसे ही इतिहासकार यूरोप में उस समय इतिहास लेखन की परंपराओं में आगे आए थे। उस इतिहास लेखन की परंपराओं के माध्यम से अब उन्होंने एक नए घटक की शुरुआत की। कौन सा घटक था वो? क्या था वो? हम इसके संदर्भ में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहली बात कि यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन एक नया आयाम शुरू हुआ है, उसकी जानकारी हम कल के पीरियड में लेंगे। आज का ये पहला एपिसोड, पहली जो ऑनलाइन क्लास थी, आपको समझ में आई होंगी। मैं बता रहा हूँ, कई दिन हो चुके हैं, आप इतिहास का अध्ययन करते भी होंगे, कई छात्रा नहीं करते भी होंगी, तो किताब उपलब्ध करके लेना। और मैंने जो बताया है ये आज की प्रस्तावना हो चुकी है। आज धीरे धीरे इसके आगे हम आगे की क्लास की तरफ बढ़ेंगे। सभी छात्राओं को पढ़ाई के लिए शुभेच्छा। कल इसी समय अपनी क्लास होंगी, तो सभी छात्राओं ने किताब लाना है और अध्ययन करना है। तब तक के लिए